Good morning, guys. So today we'll start with our lecture. लास्ट टाइम हम लोगों का जो लेक्चर हुआ था उसमें बेसिक सॉरी बेसिक पॉइंट डिस्कस किए थे. वी लाइक वी हैव क्या ओके हाँ WTO और वो सब डिस्कस किया था ना आई थिंक गाइस. पूरा टाइमलाइन सर. हाँ हाँ द टाइमलाइन ऑफ WTO एंड GATT अग्रीमेंट. सो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और वो साइन करने के बाद में हम लोगों ने को इंडिया के ऊपर कंपल्शन आ गया था कि हम लोग को IT एक्ट बनाना ही पड़ेगा. एंड दैट इज़ वाई 95 में WTO साइन करने के बाद में वी हैव मॉडिफाइड मोस्ट ऑफ आर लॉ लाइक कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, और उसके साथ में IT एक्ट नया बनाया जो पहले प्रेजेंट नहीं था. तो वो सब हम लोगों ने डिस्कस किया था. और उसके साथ में IT एक्ट 2000 जो है उसके अंदर जो सेक्शन 80 दिया हुआ है वो सेक्शन 80 में वी हैव अ प्रोविजन कि देर इज़ अ कन्फ्यूजन बेसिकली कि आप किसी को अरेस्ट तो कर सकते विदाउट वारंट, बट आप उसको सिर्फ पब्लिक प्लेस से अरेस्ट कर सकते, प्राइवेट प्लेस से अरेस्ट नहीं कर सकते. ओके. सो सो अगर हम लोग किसी को अगर प्राइवेट प्लेस से अगर अरेस्ट करना है देन वी रिक्वायर्ड अ वारंट. नेक्स्ट थिंग, जो सेक्शन 80 के जो पावर्स है वो सिर्फ DSP या उसके ऊपर के लेवल के जो ऑफिसर्स है उन्हीं के ऊपर अप्लाई होगा. DSP के रैंक के नीचे जो ऑफिसर्स आते हैं उनको मिलेंगे ऑफ कोर्स. तो बहुत ही ज़्यादा जो हाई रैंक ऑफिसर्स है उन्हीं को हम लोगों ने सेक्शन 80 के पावर्स, आई मीन IT एक्ट के अंदर सेक्शन 80 के पावर्स मिले हुए हैं. एंड नेक्स्ट थिंग हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि सेक्शन 80 जो है वो एक्टिव कब होगा जब जो FIR रजिस्टर हुआ है और उसके अंदर जो क्राइम मेंशन किया गया है वो अगर कॉग्निजेबल क्राइम है. कॉग्निजेबल अगर होगा क्राइम तो ही वो नॉन बेलेबल क्राइम होगा और तभी सेक्शन 80 एक्टिवेट होगा जिसके अंदर आप किसी को अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट. वो बेल पे वापस बाहर नहीं आ सकता टिल द इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीट. तो जब तक केस का फाइनल डिसीजन नहीं आता इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके तब तक वो पर्सन फिर जेल के बाहर नहीं आ सकता बिकॉज कॉग्निजेबल क्राइम आर नॉन बेलेबल. आप बेल पे बाहर नहीं आ सकते, रिमेंबर दिस. सो IT एक्ट के अंदर कौन से क्राइम्स है जिसको हम लोगों ने कॉग्निजेबल डिफाइन किया हुआ है जिसके ऊपर सेक्शन 80 अप्लाई होगा, और कौन से ऐसे क्राइम्स है जो नॉन कॉग्निजेबल है जिसके ऊपर सेक्शन 80 अप्लाई नहीं होगा. ये दो डिफरेंस अभी हम लोग आज डिस्कस करेंगे. सो वी सपोज टू स्टार्ट फ्रॉम दिस पार्ट. एज यू कैन सी यहाँ पे आपको क्या दिया है. द टॉपिक इज फॉरगेटिंग द लाइन बिटवीन कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल. सो यहाँ पे बेसिकली क्या बोला है, हम लोग डिफरेंस कि जब कभी अगर आपको सेक्शन 80 अगर यूज़ करना है, सेक्शन 80 का पावर अगर यूज़ करना है तो वो टाइम पे हम लोगों को डिफरेंस जो है कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल का वो भूलना नहीं है. बिकॉज अगर आप ये डिफरेंस अगर भूल गए देन इट माइट पॉसिबल कि आप नॉन कॉग्निजेबल मतलब नॉन सीरियस नेचर के जो क्राइम्स है उसके लिए आप सेक्शन 80 इनहेरिट करके किसी को आप अरेस्ट करेंगे विच इज़ इनलीगल. ठीक है. सो बहुत ज़्यादा सीरियस टाइप के जो क्राइम्स होते हैं या फिर अगर हम लोग फिजिकल वर्ल्ड में बोले तो सर्टन जो क्रिमिनल ऑफेंसेस जो होता है उसके लिए कॉग्निजेबल ऑफेंस कंसिडर होता है और दैट इज़ अ नॉन बेलेबल वन. तो अगर हम लोग अगर IT टर्म में अगर बोले तो जैसे अगर हैकिंग है दैट इज़ अ कॉग्निजेबल क्राइम जिसके लिए आपको बेल नहीं मिल सकता, और वो भी कोई एक सीरियस पैटर्न में अगर हैकिंग हुआ है जिसके बहुत ज़्यादा कोई लॉस हुआ है. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे अक्यूज्ड अरेस्टेड फ्रॉम द पब्लिक प्लेस विदाउट वारंट बट देर इज स्टिल कंफ्यूजन इन द लॉ एंड फॉर एक्सपोजिंग द सेम इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड बेसिक्स ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर. सो बेसिक ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में क्या आएंगे, देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस. एक बहुत सीरियस नेचर के, दूसरे दूसरे जो है या फिर एक जो है वो क्रिमिनल नेचर के, दूसरे जो है वो नॉन क्रिमिनल या थोड़े
नॉन सीरियस टाइप की क्राइम है, मतलब इतने बड़े क्राइम्स नहीं है। तो अगर छोटे क्राइम्स जो है उसके लिए आप डायरेक्टली किसी को पकड़ के जेल में नहीं रख सकते 2 4 6 महीना, जब तक उसका केस का डिसीजन नहीं आता तब तक। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे फर्स्ट कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या बोला है, एन ऑफेंस इज इन विच एन अक्यूज्ड इज अरेस्टेड विदाउट वारंट, बराबर है, उसको हम लोग कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलेंगे। नाउ रिमेंबर कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर आपको एक एफआईआर जरूरी होता है, बराबर है, और वो एफआईआर के अंदर जो कंप्लेनेंट है, मतलब जिसने कंप्लेन फाइल किया है, वो कंप्लेनेंट ने बेसिकली डिफाइन किया रहेगा कि ऐसा कुछ क्राइम हुआ है। तो एफआईआर रजिस्टर करने का प्रोसीजर जो सेक्शन 154 में डिफाइन किया गया है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है उसके अंदर सेक्शन 154 में दे हैव डिफाइन द प्रोसीजर टू रजिस्टर एन एफआईआर, कि जो पर्सन अगर कंप्लेन करने आ रहा है आइदर वो खुद से लिखेगा या फिर कोई दूसरा जो कांस्टेबल या कोई होगा वो एफआईआर लिखेगा, उसके बाद में उसका साइन, या अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है जो कंप्लेन कर रहा है पर्सन, देन उसका थंब इम्प्रेशन उसके नीचे होगा। ये सब होने के बाद में उसके साथ में अगर इनफ एविडेंस है कुछ कि जिसके बेस के ऊपर हम लोग को एक पर्सन के ऊपर डाउट कर सके कि हाँ ये पर्सन ने ऐसा कोई क्राइम किया हो सकता है, देन ओनली वी कैन प्रोसीड विद आर फर्दर इन्वेस्टिगेशन एंड वो केस को हम लोग आगे लेके जाएंगे। सो यहाँ पे क्या बोला है, कॉग्निजेबल ऑफेंस, जहाँ पे आपको एक अक्यूज्ड को वी कैन अरेस्ट विदाउट अ वारंट, लेकिन उसके लिए जो ऑफिसर है वो डीएसपी या उससे बड़े रैंक का होना चाहिए। उससे छोटे रैंक के जो ऑफिसर्स है उनको सेक्शन 80 के पावर्स जो है वो नहीं मिलेंगे। दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग में हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर आप किसी को अरेस्ट कर रहे हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस में, तो रिमेंबर कि वो नॉन बेलेबल है, मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस कंसिडर करके या कॉग्निजेबल ऑफेंस मेंशन करके अगर आप किसी को अरेस्ट कर रहे हो विदाउट अ वारंट ऑफ अ मैजिस्ट्रेट, तो वो पर्सन फिर बाहर नहीं आ सकता बेल के ऊपर। एंड अगर उसका लॉयर अगर प्रूव कर दे कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है और जो ऑफिसर है उसने गलत इंटरप्रिटेशन निकाल के अरेस्ट किया है, तो देन फर्दर एक्शन जो होगा वो पुलिस ऑफिसर पे हो सकता है। ठीक है, जिसको आपने अरेस्ट किया वो तो बाहर निकलेगा ही और आपके ऊपर इंक्वायरी चलेगा कि आपने कौन से बेसिस के ऊपर, या फिर आपको इतना नॉलेज नहीं है इतने बड़े पोस्ट पे रह के। सो दैट्स वाई आप देखो कि डीएसपी या उससे बड़े लेवल के जो ऑफिसर्स है ना, उन्हीं को सिर्फ ये पावर प्रोवाइडेड है, और उसमें भी सिर्फ पब्लिक प्लेस से, कोई दूसरे प्लेस से आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। दैट्स नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब आईटी एक्ट के अंदर हम लोगों ने प्रोविजंस तो डाले हैं, लेकिन सारे प्रोविजंस नहीं है, मतलब बहुत लिमिटेड प्रोविजंस है, और वो प्रोविजंस के अंदर सारे डिटेलिंग नहीं आ सकते, क्योंकि अगर आपको बोल रहे हो कि एक एफआईआर रिक्वायर्ड है, तो सबसे पहले तो आपको ये भी बताना पड़ेगा ना कि व्हाट इज़ एफआईआर एंड व्हाट इज़ द प्रोसीजर। मतलब एक सिंपल वाइट पीस ऑफ पेपर के ऊपर अगर कोई आपको कंप्लेंट लिख के दे रहा है, तो आर वी गोइंग टू कंसिडर दैट एज एन एफआईआर या नहीं? या फिर इफ समवन जस्ट प्रोवाइड्स यू एन information about some crime via post or email or something, so are we going to consider that as an FIR or nahi? So all these provisions are there in section 154 ki when we can consider something as an FIR, और उसके अंदर क्या चीज़ें, क्या पॉइंट्स मेंशन किए गए रहेंगे, और उसके अगेंस्ट हम लोग के पास अगर कुछ एविडेंस अगर है, देन ओनली वी कैन प्रोसीड विथ आर इंक्वायरी। सो वो आपको यहाँ पे सेक्शन 154 में दिया गया। और रिमेंबर सेक्शन 154 जो है वो आईटी एक्ट का नहीं है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का है। सो मैंने जैसे आपको पहले ही बोला है कि थ्रू आउट द चैप्टर हम लोग जो जो प्रोविजंस या सेक्शंस डिस्कस करेंगे वो आईपीसी के हो सकते हैं, इंडियन पीनल कोड के, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के हो सकते हैं, एज वेल एज आईटी एक्ट के हो सकते हैं। तो आपको अपने बुक में बहुत क्लियरली मेंशन करके रखना है कि सेक्शन 80 जो है वो आईटी एक्ट का है, सेक्शन 154 जो है वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का है, और इसके आगे के सर्टेन प्रोविजंस जो हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें से सर्टेन प्रोविजंस जो है वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के रहेंगे, और थोड़े बहुत जो है वो इंडियन पीनल कोड के रहेंगे 1860 के।
तो वो अलग से मेंशन करके रखना, अदरवाइज एग्ज़ाम में फिर एमसीक्यू सॉल्व करने में बहुत डिफ़िकल्टी हो जाएगा आपको। तो यहाँ पे आपको प्रोसीजर दिया हुआ है सेक्शन 154 का, इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। मतलब एफआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। मतलब किसी ने आके आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया कि ओके, जैसे सपोज कि अगर किसी ने आके आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया कि टेररिस्ट अटैक होने वाला है और टेररिस्ट जो है वो यहाँ पे छुपे हुए, वो एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट प्लान कर रहे हैं और उन्होंने मोस्ट ऑफ अपने बॉम्ब जो आर्म्स एंड एमिनेशन जो है वो XYZ लोकेशन पे रखे हैं। आपके पास एक आधा फोटो आ गया उनका, तो नाउ दिस आर द एविडेंस विच आर इनफ। तो आप क्या करेंगे? आप वो रिपोर्ट के बेस के ऊपर, अब टेररिस्ट अटैक जो है दैट्स ऑफ कोर्स अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, नो डाउट अबाउट इट, राइट? बिकॉज बहुत सारे लोगों की जान भी जा सकती है। सो वो जिसने भी ये टेररिस्ट अटैक प्लान किया है, मतलब दे आर अबाउट टू कमिट दैट क्राइम। उन्होंने क्राइम किया नहीं है अब तक, बट दे आर प्लानिंग टू कमिट दैट टाइप ऑफ अ क्राइम। सो प्लानिंग इज ऑल्सो अ क्राइम इन सच सिचुएशंस। तो अगर एफआईआर एक रजिस्टर करता है तो वो पर्सन जो है, बहुत बार ऐसे केसेस में है ना, वो पर्सन का आइडेंटिटी जो है वो हम लोग छुपा के रखते हैं। अदरवाइज क्या होगा कि कल वो टेररिस्ट या वो जो भी गुंडे वो बाहर आएंगे, देन दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर दैट XYZ पर्सन जिसने एफआईआर। सेम वो मूवी टाइप सिनारियो है कि आपको जो मेन जिसने एफआईआर रजिस्टर किया है, आपको उसका आइडेंटिटी जो है वो हिडन रखना है। तो वो प्रोविजंस भी यहाँ पे होता है। तो नो, डोंट वरी अबाउट दैट कि आप अगर कहीं पे अगर अपने साइड से अगर कुछ रिपोर्ट्स ठीक लिखा रहे हैं तो यस, गारंटी आपका आइडेंटिटी वहाँ पे हिडन हो जाएगा और पुलिस जो है वो आपने दिए हुए एविडेंसेस प्रूफ के ऊपर अपना इन्वेस्टिगेशन आगे चलाएंगे। और अगर आपने जैसे फोटो बताया कि हाँ यहाँ पे बॉम्ब या आर्म्स गन्स या ऐसा कुछ रखा हुआ है और उनको वहाँ पे अगर वो मिलता है, देन वो पुलिस अपने हिसाब से फिर वो इंक्वायरी आगे चलाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आपको वही सेम दिया गया है कि सेक्शन 154 के अंदर इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल ऑफेंस, कौन से इंफॉर्मेशन जो है वो आपको प्रोवाइडेड रहेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का मतलब ये नहीं है कि वर्बली आपको आके कोई बोल गया कि हाँ भाई यहाँ पे ये टेररिस्ट अटैक होने वाला है, यहाँ पे ये टेररिस्ट छुपे है, यहाँ पे उसने बॉम्ब रखा हुआ है, और वही सेम वर्बली बोले हुए बातों के ऊपर आप भरोसा करके डायरेक्टली जाके कोई एक प्लेस के ऊपर रेड नहीं मार सकते। आपको एफआईआर रजिस्टर करना ज़रूरी है। सो एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस इफ गिवन ओरली टू एन ऑफिसर इंचार्ज। देखो, जो भी ऑफिसर इंचार्ज है वो टाइम पे, मतलब सुबह में कोई कंप्लेंट करने आया या रात को आया, सो जिसका ड्यूटी है, जो वहाँ पे इंचार्ज है, वो शेल। अब देखो यहाँ पे ये शेल का मतलब कंपल्शन होता है हमेशा। जहाँ जहाँ पे भी अगर शेल वर्ड आएगा लॉ टर्म में, दैट मीन्स इट्स अ कंपल्शन। सो यहाँ पे क्या बोला? ऑफिसर शेल बी रिड्यूस टू अ राइटिंग। मतलब बोलने के लिए, सपोज वो जो भी पर्सन है उसने आधा घंटा आपको बहुत कुछ बोला है, लेकिन आप उसको एक पेपर पे सबसे पहले तो नोट डाउन करेंगे। ठीक है, वो नोट डाउन होने के बाद में फिर हम लोग उसके बेस के ऊपर एक्शन लेंगे, और उसके साथ में आपके पास एविडेंस है कि नहीं वो भी हम लोग चेक करेंगे। अगर एविडेंस नहीं है तो फिर वहाँ पे वो केस को हम लोग कॉग्निजेबल ऑफेंस कंसिडर करें, ये बात आता ही नहीं है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोगों को ये चेक करना है कि एफआईआर जो रजिस्टर हुआ है, सबसे पहले तो कोई किसी ने आके आपको वर्बली कंप्लेन दिया है, वो वर्बल कंप्लेन को आपने ऑन पेपर कन्वर्ट किया, देन जो पर्सन कंप्लेन कर रहा है उसके साथ में आपने वापस वेरीफाई कराया क्योंकि जो भी आपने मुझे बोला है वो मैंने पीस ऑफ पेपर पे लिखा है और उसका मतलब ये है। सो इज इट करेक्ट? अगर वो कंप्लेनेंट जो है वो अगर अग्री करता है, देन वो साइन कर देगा उसके ऊपर, बराबर है। सो देखो यहाँ पे वही बोला है, या तो आप उसके पास लिखा के लो या उसके डायरेक्शन के अंदर किसी एक के पास लिखाओ आप, बराबर है। एंड एवरी सच इंफॉर्मेशन वेदर गिवन इन राइटिंग और रिड्यूस टू अ राइटिंग शेल बी साइंड, बराबर है। उसने आपको प्रूफ कोई एविडेंसेस दिए, वो भी वहाँ पे मेंशन होने चाहिए कि हाँ मैंने ये एविडेंसेस दिए थे
एट द टाइम ऑफ फाइलिंग दिस केस, बिकॉज इट माइट पॉसिबल कि आपने कोई इंफॉर्मेशन दिया और वो बाद में अगर मिसिंग गया, बराबर है, तो इन एफ आई आर एवरीथिंग शुड बी मेंटेन, और वो भी एक उनका ऑफिशियल एफ आई आर रजिस्ट्रेशन बुक जो होगा उसी के अंदर होगा. सो आपने वो पर्सन के पास बाद में साइन लेना है. एंड सब्सटेंस देयरफॉर shall be a book entered shall be entered in a book to be kept by such officer in such form as state government may prescribe. तो वो एफआईआर बुक को कैसे रखना है, कहाँ पे रखना है, उसके अंदर एक एक कंप्लेन जो फाइल हुआ है उसके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया है, इसका पूरा इंक्वायरी होता है हायर ऑफिशियल्स के साइड से. तो अगर एफआईआर अगर रजिस्टर हुआ तो वो केस में फाइनल डिसीजन क्या आया, आपने क्या इन्वेस्टिगेशन किया, उसका डिटेल रिपोर्टिंग ऑफिसर्स को आगे वो सेम इसके लिए प्रोवाइड करना पड़ता है. एंड इसके लिए आप देखो कि बहुत बार ऑफिसर्स आर नॉट रेडी टू रजिस्टर अ केस और फाइल एन एफआईआर. तो ये अगर एफआईआर अगर रजिस्टर करेंगे ना, देन उनके ऊपर बर्डन आता है कि जो भी बुक में उन्होंने एफआईआर रजिस्टर किया है उसका फाइनल डिसीजन क्या आया, उन्होंने क्या एक्शन लिए, उसका पूरा डिटेल रिपोर्टिंग वो हायर ऑफिशियल्स जब वेरीफाई करेंगे तब उनको देना पड़ेगा. तो ये उनके ऊपर बर्डन आ गया, उनके ऊपर फिर अभी प्रेशर आ गया, तो फिर वो एक्शन लेंगे ही लेंगे. और वो कैसे रखना है वो सब कुछ जो है ये यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया रहेगा. अ कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन जो भी रहेगा वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट जिसने इन्फॉर्मेशन दिया है उसको आप प्रोवाइड करेंगे. मतलब ऑफिसर ऐसा नहीं बोलेगा कि अगर आपको अपने फायर रजिस्टर जो किया है उसके लिए उसका एक कॉपी अगर आपको चाहिए देन यू सपोज टू पे मी 500,000 रुपीज़ या समथिंग. नेक्स्ट क्या बोला, एनी पर्सन अग्रीव्ड बाई अ रिफ्यूजल ऑन पार्ट ऑफ ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन टू रिकॉर्ड एन इंफॉर्मेशन may send the substance of such information in writing by post to superintendent of police. मतलब यहाँ पे देखो क्या बोला है कि सपोज अगर एक इंस्पेक्टर है जिसके पास अगर मैं एफआईआर रजिस्टर करने गया हूँ एंड अगर वो एफआईआर रजिस्टर करने के लिए रेडी नहीं है बिकॉज मैंने कोई इन्फॉर्मेशन जो दिया है वो कोई एक बहुत बड़े पर्सन के अगेंस्ट दिया हुआ है, या कोई एक इन्फॉर्मेशन जो दिया है वो काफ़ी बड़ा इन्फॉर्मेशन है और उसके ऊपर उसके बेसिस के ऊपर केस रजिस्टर करने के लिए वो इंस्पेक्टर रेडी नहीं है या वो भरोसा नहीं कर रहा है. सो आप क्या कर सकते हो, उससे जो हायर ऑफिशियल्स जो है आप उसको डायरेक्टली पोस्ट के थ्रू अपना ये सेम मैसेज जो है वो वहाँ पे दे सकते हो. ठीक है. सो यहाँ पे क्या बोला है सेट, और वो जो हायर ऑफिशियल जो है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है वो अगर सेटिस्फाई होते हैं बाय सच इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज्ड बाय द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस शेल आइदर इन्वेस्टिगेट द केस हिमसेल्फ, मतलब वो या तो खुद से इन्वेस्टिगेट करेंगे या फिर वो अपने थ्रू कोई डायरेक्ट ऑफिसर इंचार्ज को वहां पे रख देंगे जो उनके सबऑर्डिनेट रहेंगे, बराबर है. सो दैट क्या रहेगा, सच ऑफिशियल शेल हैव ऑल द पावर्स ऑफ ऑफिसर इंचार्ज. तो मतलब सुपरिटेंडेंट है, एसपी है, तो वो क्या करेंगे, डेप्यूटी उसके नीचे जो कोई रहेंगे उसको अपॉइंट कर देंगे, है ना, जो जिनके पास सारे पावर हो सकते हैं. देन उसके आगे क्या बोला है, सेक्शन 156 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इट इज मेंशन दैट एनी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, एनी ऑफिसर इंचार्ज, देखो एनी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेट एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस, अगर वो उसके जुरिस्डिक्शन में आता है तो वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं. लेकिन अगर अरेस्ट का अगर किसी को करना पड़ा तो फिर उनको कोई ना कोई एक डीएसपी या उसके ऊपर के लेवल के ऑफिसर को बुलाना पड़ेगा. सो सेक्शन 156 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में क्या बोला है, देखो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर मतलब सीरियस टाइप के क्राइम्स की भाई बात कर रहे हैं हम लोग. उसके अंदर बोला गया है कि जो भी ऑफिसर इंचार्ज रहेगा वो पॉइंट ऑफ टाइम पे वो केस को वो अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस भी रहेगा तो वो उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं. लेकिन अगर अरेस्ट करना पड़ा, कोई बड़ा एक्शन अगर लेना पड़ा तो उसके पावर्स अगर उसके पास नहीं है तो वो फिर क्या करेंगे, दे विल कॉल दी हायर ऑफिशियल कि ओके यहाँ पे ये जो एफआईआर रजिस्टर हुआ था उसके अंदर जो पॉइंट्स मेंशन किए गए थे उसके हिसाब से हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया एंड जो एफआईआर में मेंशन था वो सब करेक्ट है. अभी हम लोगों को XYZ पर्सनस को जो है वो अरेस्ट करना पड़ेगा. अगर हम लोग डिले करेंगे सो दे माइट एस्केप. तो जल्दी से जल्दी कोई एक हायर ऑफिशियल को गवर्नमेंट जो हायर ऑफिशियल्स जो है वो अपने कोई ना कोई एक सबऑर्डिनेट को भेजेंगे जिसके थ्रू हम लोग एक्शन लेंगे. देन नेक्स्ट क्या बोला है, सेक्शन 157 है. अब देखो हम लोगों ने कौन से डिस्कस किए अभी देख लेते हैं हम लोग. सो
सबसे पहले सेक्शन 154 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जिसके अंदर प्रोसीजर डिफाइन किया हुआ है एफआईआर रजिस्टर कैसे होगा। देन सेक्शन 156 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जो क्या बताता है कि जो ऑफिसर इंचार्ज रहेंगे बाय द टाइम ऑफ वी फाइल एन एफआईआर, उसके पास ये अथॉरिटी होगा दैट ही कैन इन्वेस्टिगेट इन दैट केस वेदर इट इज कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल टाइप ऑफ अ केस। तो वो ऑफिसर इंचार्ज के पास हमेशा पावर होगा विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट कि ही कैन इंक्वायर इनटू दैट स्पेसिफिक क्राइम। ओके, ये दिया हुआ है। देन उसके बाद में नेक्स्ट क्या दिया है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने का प्रोसीजर क्या रहेगा, वो आपको सेक्शन 157 में दिया है। तो ये तीन जो सेक्शंस है ये आपको याद रखने पड़ेंगे। तो ऊपर से मैंने जो भी कुछ अभी तक आपको एक्सप्लेन किया है उसके अंदर आपको ये तीन सेक्शंस याद रखने हैं। 154 प्रोसीजर टू रजिस्टर एन एफआईआर, सेक्शन 156 ऑफिसर इंचार्ज जो है दैट ऑफिसर कैन इन्वेस्टिगेट इनटू दैट कॉग्निजेबल ऑफेंस इफ दैट केस कम्स अंडर हिज jurisdiction. Then without the order of magistrate, officer in charge can investigate. And section 156 157 क्या बता रहा है, प्रोसीजर फॉर द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी और एन इन्वेस्टिगेशन। सो यहाँ पे क्या बोला है, जो भी इंफॉर्मेशन अगर रिसीव हुआ है तो उसके बेस के ऊपर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी तो होगा, बराबर है। तो वो जो सस्पेक्ट जो है उसके बेस के ऊपर क्या होगा, सेक्शन 157 जो है वो सबसे पहले तो पावर प्रोवाइड कर रहा है, एम्पावर्ड अंडर। सो मतलब जो भी ऑफिसर इंचार्ज है उसको इन्वेस्टिगेशन का पावर मिला है अंडर सेक्शन 156। सो ही शेल दैट इन्वेस्टिगेट बेस्ड ऑन द रिपोर्ट फाइल्ड एंड सेम जो है रिपोर्ट ऑफ द सेम टू, और एक बार उसने जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर दिया तो वो क्या करेगा, ये सेम जो रिपोर्ट है वो फिर मजिस्ट्रेट को आगे पास ऑन करेगा, बराबर है। और उसके आगे क्या बोला है, ही शेल प्रोसीड इन पर्सन और शेल डिप्यूट वन ऑफ हिज सबॉर्डिनेट। तो अगर वो सपोज अगर एसपी है, सुपरिटेंडेंट है, तो वो क्या करेगा, वो अपने सबॉर्डिनेट जो है उसको वो अपॉइंट कर देगा। या फिर इट माइट पॉसिबल कि इतने ही बड़े रैंक का कोई स्टेट गवर्नमेंट के साइड से अगर अपॉइंटेड ऑफिसर जो है वो उनको भी वहाँ पे भेज सकते हैं, जो स्पेशली ऐसे ही कोई केसेस के इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हुए हैं। सो वही आपको यहाँ पे पॉइंट्स दिया है कि व्हेन इंफॉर्मेशन एज टू बी कमीशन of any such offense is given against a person by the name and in case is of a of a serious nature। अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिला है किसी के बारे में और वो अगर सीरियस नेचर का नहीं है, द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन नीड्स टू प्रोसीड विद द in person or depute a subordinate officer to make investigation on the spot to define कि वो जो केस है वो सीरियस है नॉन सीरियस है। और अगर कोई सफिशिएंट ग्राउंड्स या कोई सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिलता है कि जिसके बेस के ऊपर वी कैन प्रूव कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, देन आपको जो नॉर्मल प्रोसीजर है वही फॉलो करना पड़ेगा। एंड इन नॉर्मल प्रोसीजर हम लोग का इन्वेस्टिगेशन पैटर्न क्या होगा कि आपको सबसे पहले एविडेंसेस जमा करना है, वो एविडेंसेस और जो एक रिपोर्ट लिखाया गया है वो रिपोर्ट लेके आप मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे एंड मजिस्ट्रेट उसको स्टडी करके अगर उनको लगता है देन ही विल इशू अरेस्ट वारंट एज वेल एज सर्च वारंट निकाल सकते हैं वो, और उसके बेस के ऊपर देन आप जाके किसी को आप प्लेस या घर या ऑफिस सर्च कर सकते हैं और उसको अरेस्ट कर सकते हैं इफ़ यू हैव अरेस्ट वारंट। और उसके आगे यहाँ पे वही सेम दिया हुआ है सेक्शन 80 में हम लोग कैसे यूज़ करेंगे ये सेम प्रोविजंस। ओके, एग्जाम्पल दिया है आईटी एक्ट के अंदर कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से रहेंगे, हैकिंग, पब्लिशिंग एंड ट्रांसमिटिंग ऑब्सकेन मटेरियल, मतलब आपने किसी का एक एमएमएस स्प्रेड किया है, सो दैट इज द वायलेशन, वेरी 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 स्ट्रिक्ट वायलेशन ऑफ द रूल्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या बोला है, टेम्परिंग विद द सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये आपके तीन रहेंगे। सो ये देखो, टेम्परिंग विद द सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब क्या हो गया कि आपने कोई सॉफ्टवेयर कोई डायरेक्टली आपने करप्ट कर दिया या कोई दूसरे डॉक्यूमेंट्स आपने करप्ट किए, बराबर है ना। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे आएंगे। दिस इज द मेन पॉइंट्स विच कम्स अंडर कॉग्निजेबल ऑफेंस। सो आई होप जो भी अभी मैंने एक्सप्लेन किया वो क्लियर है आपको। नाउ वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग अबाउट बेसिक्स ऑफ द कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब अगर हम लोग देखेंगे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस,
सो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या बोला है यहाँ पे, एन ऑफेंस इन विच एन अक्यूज्ड इज अरेस्टेड विद अ वारंट। विदाउट वारंट आप अरेस्ट नहीं कर सकते, वो नॉन कॉग्निजेबल रहेंगे। इन नॉन कॉग्निजेबल, पुलिस ऑफिसर डू नॉट हैव ऑथोरिटी टू अरेस्ट एन अक्यूज्ड विदाउट अ वारंट। उसके आगे, इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस एफआईआर इज नॉट रजिस्टर्ड। सो देखो, अगर एफआईआर रजिस्टर हो रहा है मतलब देयर माइट बी अ चांसेस कि आप जो केस लेके आए हो वो कौन सा टाइप का है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अगर एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रहा है मतलब वो कौन से टाइप का है, नॉन कॉग्निजेबल है ना। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, क्रिमिनल कंप्लेन ओनली फाइल्स इन अ कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट, यहाँ पे जाएगा, ठीक है, मजिस्ट्रेट के पास। एंड इफ इंफॉर्मेशन मेक्स द कंप्लेंट एट अ पुलिस स्टेशन related to non-cognizable offense, the police records the matter of the information। देखो, अब जो रिपोर्ट एक लिखा जाएगा वो वहाँ पे स्पेशली मेंशन रहेगा, द इंफॉर्मेशन विच इज प्रोवाइडेड इज ऑफ अ नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, ठीक है, NCR, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट इन द ऑथोराइज्ड बुक, दूसरा बुक रहेगा। और वो फिर कहाँ पे भेजा जाएगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास। नाउ जब हम लोग जुडिशियल मजिस्ट्रेट को बता रहे हैं दैट इंफॉर्मेशन मस्ट फाइल इन अ क्रिमिनल कंप्लेन इन द कोर्ट ऑफ कंसर्न जुडिशियल मजिस्ट्रेट, व्हेन द मजिस्ट्रेट रिसीव्स अ क्रिमिनल कंप्लेन, मजिस्ट्रेट यूजेस जुडिशियल माइंड, और उसके बेस के ऊपर दे विल डिसाइड, और वो एग्जामिन करके बताएंगे कि मैटर ऑफ विच shall be reduced into writing, and such type of recording of the statement by magistrate is commonly referred to as preliminary complaint evidence। तो आप मजिस्ट्रेट के पास जाओगे और मजिस्ट्रेट का देन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि वो पूछेंगे कि ओके आपने ये जो कुछ बताया है जिसके बेस के ऊपर ऑफिसर ने एक NCR मतलब नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट फाइल की है, वो करेक्ट है क्या। तो वो फिर मजिस्ट्रेट के सामने जो भी स्टेटमेंट देगा उसको वापस हम लोग ऑन पेपर राइटिंग में कन्वर्ट करेंगे, मतलब इट मीन्स कि मजिस्ट्रेट के सामने जो भी स्टेटमेंट दिया है उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, बराबर है। और इसको हम लोग प्रिलिमिनरी कंप्लेन एविडेंस कंसिडर करेंगे। एंड उसके साथ में जो दूसरे एविडेंसेस प्रोवाइड किए हुए हैं वो एविडेंसेस को देख के, और जो आपने कंप्लेन उनको किया है, बराबर है, वो सब को वेरीफाई करके इफ दे फाउंड देयर इज अ सफिशिएंट ग्राउंड फॉर अ प्रोसीडिंग, मतलब इनफ एविडेंस अगर है आप जो कंप्लेन कर रहे हो उसके बेस के ऊपर आगे बढ़ने के लिए, देन ही कैन इशू अ प्रोसेस टू अक्यूज्ड फॉर अ फेसिंग अ ट्रायल, मतलब एक ऑफिशियल नोटिस जाएगा। एंड रिमेंबर दिस इज वेरी लॉन्ग प्रोसेस, मतलब एक ऑफिशियल नोटिस जाएगा मैजिस्ट्रेट के साइड से, बराबर है। एंड इट मे टेक मैनी ईयर्स टू रीच द स्टेज ऑफ अ इशुएंस ऑफ द प्रोसेस टू अक्यूज्ड अंडर अ क्रिमिनल कंप्लेन प्रोसीजर। तो अगर ऐसा लगेगा कि हाँ आपने जो कंप्लेन किया है उसके बेस के ऊपर इनफ एविडेंस है कि हम लोग किसी के अगेंस्ट ट्रायल चला सकते हैं, सो देन उसके पास एक लीगल नोटिस जाएगा। देन वो नोटिस के बेस के ऊपर वो क्या आंसर करते हैं वो देखेंगे, फिर वो आंसर के बाद वापस अगर वो ऐसा लगेगा तो हम लोग वो पर्सन को बुलाएंगे, वो फिर अकेला नहीं आएगा, वो अपने लॉयर को लेके आएगा। आप अगर अरेस्ट वारंट निकालेंगे तो वो अपने लॉयर को बुला के उसके पास बेल वारंट लेके आएगा। सो ये बहुत लंबा प्रोसीजर रहता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग उसको जेल में रख भी नहीं पाते। नाउ एज कम्पेयर टू दिस FIR प्रोसेस इज़ वेरी इफेक्टिव, कि आपने FIR रजिस्टर किया, आपने इन्वेस्टिगेट किया, तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर लगता है तो आप जाके किसी को अरेस्ट भी कर सकते हैं। It may happen that before postpone the issuance to a process and ask for an investigation by police decides whether there is a sufficient ground for a proceeding against the accused। So FIR रजिस्टर करना अगर होगा तो कंपल्शन हो जाता है कि आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप FIR रजिस्टर नहीं कर रहे हैं ना, नॉन क्रिमिनल नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट अगर आप रजिस्टर कर रहे हैं, मतलब जो क्राइम जो आप रजिस्टर कर रहे हैं वो नॉट दैट सीरियस, जहाँ पे आपको विदाउट वारंट किसी को अरेस्ट करना पड़े, तो वो टाइम पे क्या होगा कि अगर ऐसा लगता है कि वी डोंट हैव सफिशिएंट ग्राउंड और सफिशिएंट एविडेंस टू इन्वेस्टिगेट इन दैट केस, तो वो इन्वेस्टिगेशन नहीं भी करेंगे, या अगर वो ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं भी बढ़ाते हैं ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ये होता है। तो मतलब उनके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है जो भी ऑफिसर्स हैं उनके अगेंस्ट। तो अगर एफआईआर अगर वो रजिस्टर करते हैं ना तो उनके ऊपर जो प्रेशर है ना वो आ जाता है। तो इसके लिए आप देखो कि आपने न्यूज़ में भी बहुत बार देखा रहेगा कि कोई एक रेप हो गया किसी के ऊपर, और जो एफआईआर रजिस्टर करने आया है वो बोल रहा है कि वहाँ का जो मेन एमएलए है या वो कोई है उसने अगर वो रेप अटेम्प्ट किया है, एंड पुलिस जो है दे हेजिटेट टू फाइल अ कंप्लेन, दे हेजिटेट टू फाइल एफआईआर रिपोर्ट। बिकॉज अगर एफआईआर रजिस्टर किया तो फिर उनको गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि किसके अगेंस्ट एफआईआर फाइल किया, किसने कराया, और जो पर्सन के अगेंस्ट हुआ था सबसे पहले तो आपने उसको अरेस्ट किया कि नहीं। बराबर है, क्योंकि अगर लड़की का मेडिकल रिपोर्ट हुआ और मेडिकल रिपोर्ट में अगर सीमन सैंपल्स अगर मैच हो गए या डीएनए अगर मैच हो गया जो एमएलए उसके साथ में, तो आपको वो पर्सन को अरेस्ट करना पड़ेगा। और एक बार अगर वो पुलिस ऑफिसर्स जो है वो अगर वहाँ पे एरिया में अगर अरेस्ट करते हैं, आप देखो कि जो बिहार या हम लोग एमपी साइड पे जाएंगे ना तो वहाँ पे सर्टन लोकेशंस आपको मिलेंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा मूवी टाइप सिनारियो चलता है कि जो पॉलिटिशियंस अगर रहेंगे दे आर टू पावरफुल, और ऑफिसर्स उनके अगेंस्ट डायरेक्टली कोई कंप्लेन नहीं ले सकते, भले वो फिर एफआईआर रहेगा स्टिल दे अवॉइड कि कौन जाके वो पर्सन को अरेस्ट करेगा। आपके पास पावर है लेकिन आपसे ज़्यादा पावरफुल वहाँ पे वो है, क्योंकि वहाँ का हम लोग बोलते हैं ना जंगली कानून टाइप चलता है कि वो जो बोलते हैं वही होता है, वहाँ पे जो लोग होते हैं वो भी उनका सुनता है। सो दैट्स वाई आप मोस्ट ऑफ केसेस में वो एफआईआर जल्दी से रजिस्टर नहीं करते जब तक कि उनके ऊपर वो प्रेशर ना आए, और प्रेशर आ गया एफआईआर रजिस्टर हुआ तो फिर वो सेम केस चलेगा, अक्यूज को पकड़ा जाएगा और जेल में रखना पड़ेगा। सो क्रिमिनल प्रोसीजर इज़ वेरी स्लो इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कि नॉन कॉग्निजेबल में क्या होगा, आपने एक ट्रायल प्रोसीजर इशू किया, देन आपने उसको नोटिस भेजा, वो नोटिस का वो जवाब देगा, फिर आपके पास आएगा, आप बताओगे, तो ये सबसे पहले तो ऐसे ही नोटिस चलेगा, फिर उसका लॉयर, आपने ऑफिशियल केस फाइल किया, उसका लॉयर आके फिर वो सेम इन्वेस्टिगेट चलेगा, पुलिस ऑफिसर्स उनको बुलाएंगे, वो पर्सन के पास टाइम रहेगा उसके हिसाब से वो आएगा, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, नेक्स्ट टाइम वापस अगर बुलाना है तो वापस आपको वो नोटिस इशू करना पड़ेगा, वापस आप उसको बुलाएंगे, सो वो सालों निकल जाते। सो यहाँ पे क्या बोला है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल एड इन अ कॉग्निजेबल केस पुलिस डू नॉट रिक्वायर एनी ऑर्डर टू हु कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्टली जाके चाहिए तभी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस इज डन एज कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। ठीक है, ये देखो यहाँ पे दो नोट आपको पॉइंट्स बोले, एंड बेस्ड ऑन द मीन्स ऑफ द ऑफिसर दिस क्लासिफिकेशन इज डन टू रिड्यूस द बर्डन टू पुलिस, दे हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। नाउ कॉग्निजेबल ऑफेंस में अगर आप कोई एक केस को डालते हो तो आपको डेडिकेटेड ऑफिसर्स वहाँ पे अपॉइंट करने ही पड़ेंगे जो जल्दी से जल्दी वो केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चालू करे, जो भी अक्यूज्ड है उसको जाके अरेस्ट करे, ये सारे पॉइंट्स चलेंगे। सो अगर बहुत बार आपने अगर सुना भी रहेगा, बहुत बार हम लोग न्यूज़ में भी पढ़ते हैं कि जितने पुलिस ऑफिसर्स या पुलिस स्टाफ रिक्वायर्ड है उससे बहुत कम है इंडिया में। और अभी भी सिर्फ महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे सो अप्रॉक्स अराउंड 10,000 पोस्ट जो है, मतलब और उतने ऑफिसर्स की ज़रूरत है, सो दैट जब अगर कोई एक प्लेस पे, जैसे आपको मुंबई में ऐसा पता नहीं चलेगा बिकॉज दिस इज़ द मेन सिटी है जहाँ पे वी कैन से दिस इज़ द कमर्शियल बैकबोन ऑफ इंडिया, और यहाँ पे आपको बड़े बड़े एक्टर्स, बिजनेसेस, हर एक चीज़ यहाँ पे मिलेगा। सो यहाँ पे आपको अगर आप ऑफिसर को बुलाएंगे, आप अगर 100 डायल करेंगे तो इमीडिएटली आपको कोई ना कोई आते हुए मिलेगा। लेकिन ये सेम चीज़ अगर आप कहीं पे गांव में जाके अगर देखते हैं तो गांव में आपको पता चलेगा कि नंबर ऑफ पुलिस फोर्स जो है वो लिमिटेड है, एंड उसकी वजह से क्या होता है कि गिन के वहाँ पे अभी सपोज 10-15 पुलिस अपॉइंट किए हुए हैं जिसमें से वहाँ के आजू बाजू के एरिया के ही रहेंगे, और दे नो कि गांव वाले जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर हम लोगों ने केस फाइल किया, उसका जो मेन कोई पावरफुल पर्सन है उसको अरेस्ट किया, गांव वाले चढ़ाएंगे, पुलिस स्टेशन तोड़ देंगे, आग लगा देंगे, ये सब हो सकता है। सो अभी उनके पास इनफ पुलिस फोर्स ही नहीं है। सो अगर 10 लोग मिल के पूरे गाँव को कैसे वो लोग रोक सकते हैं, या पूरे गाँव को कैसे वो लोग कंट्रोल में ला सकते हैं।
सो दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम। सो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि बहुत बार जो ऑफिसर्स जो है ना वो बिकॉज ऑफ एनी एक्सवाइजी काइंड ऑफ अ प्रेशर वो बहुत बार कॉग्निजेबल केस फाइल ही नहीं करते हैं। क्योंकि अगर कॉग्निजेबल केस फाइल किया तो एफआईआर अगर फाइल हुआ तो उनको अलग से एक ऑफिसर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा जो वो केस को जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेट करे, अरेस्ट करे लोगों को। और जैसे ही आपने किसी को अरेस्ट करना चालू किया कि गांव वाले जो है वो भड़क जाएंगे। सो ये बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस, बहुत सारे एक्स वाई जी अगर आप देखेंगे ना चीज़ें रहते हैं। एंड दैट्स वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर अस ऑल्सो कि हम लोग वो पुलिस वैकेंसीज जो है वो बढ़ाए। सो बहुत टाइम से ये सेम रिपोर्ट जो है वो जनरेट हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट के साइड से एक्टिवली इसके ऊपर कोई पार्टिसिपेशन नहीं लिया गया है। मतलब ऐसा हो गया कि अगर 10,000 और लोगों को अगर अपॉइंट किया गया तो गवर्नमेंट को अपने जो ऑलरेडी जो उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है उसमें से उतने ज़्यादा सैलरी उनको पे करना पड़ेगा, राइट। सो वो सब के चलते हुए दे आर अवॉइडिंग सच थिंग। सो सिटी में ये प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ये जो गांव जो है मोस्ट ऑफ जो विलेज लोकेशंस जो है वहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, एग्जाम्पल्स कौन से रहेंगे? पब्लिशिंग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? एक यूनिक कोड रहता है, रिमेंबर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे सो यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे ये फिल एंड साइन ऐसा ऑप्शन आता है। सो आप ऐसे ही आपको यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर ऐड करने का भी ऑप्शन आता है, ठीक है। सो आपका जैसा फिजिकल सिग्नेचर रहता है जिसमें आपका नाम, सरनेम या कुछ तो दिखता है, वैसा ये नहीं होता है। डिजिटल सिग्नेचर मतलब एक यूनिक कोड रहता है, एक यूनिक आईडी रहता है जो आपको एक सॉफ्टवेयर के अंदर मिलता है। एक छोटा सा सॉफ्टवेयर आता है जिसको हम लोग डिजिटल सर्टिफिकेट मिलता है बोलते हैं। और वो सॉफ्टवेयर कोई एक कंप्यूटर के पे एक ही बार इंस्टॉल हो सकता है, और ये आपको प्रोवाइड करते हैं सीए मतलब सर्टिफाइंग अथॉरिटी। डिजिटल सर्टिफिकेट कौन इशू करेगा? सीए इशू करेंगे, ठीक है। वो हम लोग का अलग टॉपिक है, पढ़ेंगे हम लोग। सो अगर आपने ऐसे फ्रॉड सर्टिफिकेट अगर बनाया फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए, अगर अपना डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट अगर यूज़ किया तो वो टाइम पे दैट इज कंसिडर एज नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या बता रहा है? नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट विदाउट अ वारंट फ्रॉम एनी प्लेस पब्लिक और अदरवाइज। मतलब यहाँ पे अभी हम लोग क्या बात करने वाले हैं कि सेक्शन 80 जो है ना, सेक्शन 80 के अंदर कुछ एनोमलीज है। एनोमलीज मतलब प्रॉब्लम्स है। आपने सेक्शन 80 को पूरा प्रॉपर नहीं बनाया, उसके अंदर अभी भी बहुत सारे लूप होल्स है, और वो लूप होल्स को यूज़ करके जो क्रिमिनल्स जो है ना वो बच जाते हैं बहुत बार। अभी आप बोलो कि ITI एक्ट 2000 में सेक्शन 80 के अंदर कोई पुलिस ऑफिसर जिसका रैंक डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट या उससे बड़ा है, या फिर गवर्नमेंट के साइड से कोई इतना बड़ा ऑफिसर जो अपॉइंट हुआ है, उनके पास FIR अगर रजिस्टर हुआ तो वो FIR के बेसिस के ऊपर विदाउट द वारंट, विदाउट परमिशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट, विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम मजिस्ट्रेट दे कैन अरेस्ट समवन। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि सेक्शन 80 के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन है कि आप किसी को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना, लेकिन अगर वो पब्लिक प्लेस पे होगा तो ही, अदरवाइज यू रिक्वायर्ड अ वारंट। तो मतलब आपने पावर तो दे दिया लेकिन आधा पावर दिया है। अभी आप अगर यहाँ पे ये बोलेंगे कि हाँ आप किसी को भी विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं फ्रॉम एनी प्लेस, तो फिर ये पावरफुल रहेगा। लेकिन आपने क्या बोल दिया? आपने सेक्शन 80 के अंदर विदाउट वारंट किसी को अरेस्ट करने का पावर तो दिया है, लेकिन उसमें ये बोल दिया कि सिर्फ पब्लिक प्लेस से। सो उससे इसका पावर जो है वो आधा हो गया। सो देर आर सो यही सेम प्रॉब्लम्स की हम लोग बात कर रहे हैं। सो देर आर सो मेनी एनोमलीज इन सेक्शन 80। सो देर इज अ डिबेट कि पावर ऑफ अरेस्ट विदाउट अ वारंट इज जस्टिफाइड और इज इट हार्श इन नेचर। मतलब विदाउट वारंट अगर आप किसी को अरेस्ट कर रहे हैं, जैसे अगर आप देखो कि हम लोगों ने क्या बोला, हैकिंग टाइप है, या किसी का MMS अगर स्प्रेड कर रहा है, या फिर हम लोग ऐसा ग्रुप को पकड़ रहे हैं जो घूम घूम के ऐसे बहुत सारे या फिर आप देखो कि आपने ट्रायल रूम या कुछ है वहाँ पे आपने देखे रहेंगे कि बहुत बार वो जो छोटे कैमरा लगाते हैं जिससे वो क्लिप बनाते हैं, फिर वो क्लिप को वो लोग वेबसाइट पे डालते हैं जहाँ से वो पैसे कमाते हैं। ऐसा कुछ अगर आपने पकड़ा है, सो सपोज कि अगर वो कंटिन्यूअस अगर चल रहा है ऐसा कुछ चीज़, ठीक है, और वो आपको अगर उसको अरेस्ट करना है, तो अभी अगर सेक्शन 80 के अंदर आपको क्या बोला है, पब्लिक प्लेस से आप अरेस्ट कर सकते हो। अब जिसको अरेस्ट करना है वो पब्लिक प्लेस पे नहीं है, बराबर है, वो उसको भी ये नॉलेज है, तो वो पब्लिक प्लेस से कोई तो एक प्राइवेट प्लेस पे चले गया।
तो अब वहाँ पे जाके आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते, तो वो टाइम पे क्या होगा, देन आपको वारंट इशू करना पड़ेगा. द पावर ऑफ अरेस्ट विदाउट अ वारंट ओनली फ्रॉम अ पब्लिक प्लेस शुड बी स्क्रैप्ड आउट. There should not be any such limitation. So there is a need to remove the anomaly in section 80 in the present form. The power of arrest without a warrant from any place, ये justify होगा. Otherwise, fabric criminality, there should be penalty under IT Act. Now, if the offense is non-cognizable, then it put a big burden on the prosecution upon the complaint. नॉन क्रिमिनल अगर है तो विदाउट वारंट अरेस्ट करने का सवाल ही नहीं आता है. और बहुत बार ऐसा होगा कि जब तक आप वारंट इशू करेंगे, सब कुछ निकालेंगे, तब तक जिसके ऊपर कंप्लेन हुआ है उसको ऑलरेडी नोटिस गया रहेगा, तो उसको पता चल गया, तो उसने सारे एविडेंसेस जो है वो वाइप आउट कर दिए. आप देखो कि जब अगर IT एक्ट की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो ये एविडेंसेस मिटाना बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि सारे एविडेंसेस आपके पास है, आपके लैपटॉप, कंप्यूटर या कहीं पे तो होंगे. या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर नोटिस इशू करने में, वारंट निकालने में अगर ज़्यादा टाइम लग गया, तो वो सिस्टम जो है वही डेटा वो हैंडल नहीं कर रहा है, तो वहाँ से भी वो डेटा चले गया. एज वी आर अवेयर दैट द साइबर क्राइम्स हैव नो बॉर्डर डिस्टेंस एंड साइबर क्रिमिनल्स आर इनविजिबल, then it is unreasonable the victim to undergo a complaint procedure and to wait for years for a long time to appear and face a trial. क्योंकि जब तक अगर आप देखो कि अगर आपके कंप्यूटर में लॉग फाइल्स मेंटेन होता है, आपने अगर अपने कंप्यूटर के ऊपर अगर कुछ एक्टिविटी की है, आप हिस्ट्री तो डिलीट करेंगे, लेकिन वो लॉग फाइल मेंटेन रहता है, लेकिन वो लॉग फाइल भी 1-2 महीना रहता है. अब अगर आपका ट्रायल ही अगर 6 महीना चल रहा है, तो आपके कंप्यूटर में जो लॉग फाइल्स थे वो भी रिसाइकल हो गए. मतलब वो लॉग फाइल भी आपके पास नहीं है जिसके थ्रू हम लोग ये प्रूव कर सके कि ऐसा कोई एक्टिविटी ये कंप्यूटर के थ्रू हुआ था. बराबर है. तो अगर हम लोग साइबर क्राइम्स की अगर बात करेंगे, तो वो टाइम पे अगर ये प्रोसीजर जो है, ये केसेस जो है वो अगर इतने लंबे लंबे अगर चलेंगे, तो वो टाइम पे वो केसेस जो है वो ऑटोमेटिकली वाइप आउट हो जाएंगे. एविडेंसेस जो है वो आधे तो वाइप आउट हो जाएंगे. तो आप जब फाइनली अगर किसी के ऊपर ट्रायल चालू करेंगे, एक केस रन करेंगे, तो वो टाइम तक तो आधे एविडेंसेस वाइप आउट हो गए, तो उसको कभी पनिशमेंट होने का सवाल ही नहीं आएगा. सो 60% ऑफ क्रिमिनल्स जो है वो तो ऐसे ही बच जाएंगे. सो यहाँ पे देखो क्या बोला है, बाय लुकिंग द नेचर ऑफ द साइबर क्रिमिनल इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर अ कंप्लेनेंट. कंप्लेनेंट मतलब जो कंप्लेन कर रहा है. इट इज़ डिस्करेज, मतलब अगर इतना लंबा प्रोसेस चलेगा और उसके बाद में अगर किसी को जल्दी से अगर सज़ा नहीं होता है, तो मैं भी जाके कंप्लेन क्यों फाइल कराऊँ, बिकॉज बाद में मेरा ही दुश्मनी उनसे होना है ना. हर बार पुलिस मुझे बचाने नहीं आएगा. मेरे एरिया में वो पर्सन रहता है, मैंने जाके केस किया था, तो उसको भी पता है कि किसने केस किया था. तो जब अगर वो केस ख़त्म हो गया सालों के बाद, 4-5-10 साल के बाद, तो अब प्रॉब्लम तो मुझे ही होना है वापस, है ना. और मुझे अलग से कोई सिक्योरिटी भी नहीं मिल रहा है. सो वो टाइम पे यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ऐसा जो है वो लोगों को डिस्करेज करेगा टेकिंग एक्शन अगेंस्ट साइबर क्राइम, एंड एज अ रिजल्ट साइबर क्राइम में रिमेन अनपब्लिश्ड. बहुत सारे ऐसे क्राइम्स जो है वो कभी पिक्चर में ही नहीं आएंगे, क्योंकि लोगों को पता है कि जाके कंप्लेन करके भी इन्वेस्टिगेशन इतना स्लो होना है, तब तक में उसके एविडेंस जो है वो वाइप आउट हो जाएंगे. बराबर है. तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ साइबर क्राइम इज डन बाय द पुलिस ऑफिसर. सो इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ पावर of arrest without a warrant in the specified officer and government officer as in section 80 regardless of the accused place. So आप ऑफिसर को और गवर्नमेंट के साइड से कोई अपॉइंटेड अगर ऑफिसर है, ये दोनों को पावर दो आप, लेकिन सेक्शन 80 का पावर जो है उसमें आप ये एक वर्ड चेंज कर दो कि सिर्फ कोई एक पब्लिक प्लेस से नहीं, कोई भी प्लेस से आप अरेस्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्या बोला है, इफ नॉन कॉग्निजेबल केसेस कोर्ट आस्क द पुलिस ऑफिसर टू डू द इन्वेस्टिगेशन, बट इन्वेस्टिगेशन ऑफ मेनी साइबर क्राइम इज टायरसम. क्योंकि पता ही नहीं रहता है ना. अभी किसी ने आके अगर बोला कि मेरा बैंक अकाउंट अगर हैक हो गया, अब अगर मजिस्ट्रेट बोलता है कि भाई इन्वेस्टिगेशन चालू करो, कहाँ से इन्वेस्टिगेशन चालू करे. बराबर है. बैंक बोलेगा कि हम लोग के पास कुछ नहीं है. वो ये पर्सन बोलेगा कि हाँ मैं लास्ट इतना इतना वेबसाइट्स पे विजिट किया था, अब कहाँ से मेरा पासवर्ड लीक हुआ है वो पता नहीं है, हैकिंग कहाँ से हुआ वो पता नहीं है. सो टायरसम है. मतलब कहाँ से चालू करना है इन्वेस्टिगेशन, सबसे पहले तो वही पता नहीं चलेगा, और किसने किया है, कौन से लोकेशन से किया है वो नहीं पता है, कौन से अकाउंट से कौन से अकाउंट में गया है ये भी फाइंड आउट करना बहुत बार डिफिकल्ट हो जाता है.
The power of court direct an investigation is not equal to investigation initiated by the police in cognizable cases. याद रखो, जो डायरेक्शंस, जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स आपको कॉग्निजेबल केसेस में मिलता है, जो पावर वहाँ पे रहते हैं वो ऑफिसर के पास, वो सेम पावर नॉन कॉग्निजेबल केसेस में नहीं रहते. द पावर ऑफ पुलिस इज मोर पावरफुल अप्रिशिएट देन द प्रोसीजर ऑफ मूविंग द कोल्ड एंड गेट एन ऑर्डर फॉर इन्वेस्टिगेशन. सो सम अमेंडमेंट्स मतलब चेंजेस. कौन से रिक्वायर्ड है? डिलीट. सबसे पहले तो पब्लिक वर्ड जो है, पब्लिक प्लेस से ही आपको अरेस्ट कर सकते हो, वो डिलीट करो. रिमूव द एक्सप्लेनेशन, कि अगर मैं कोई एक्शन लेता हूँ तो हर बार मुझे एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि ये एक्शन मैंने क्यों लिया. नॉन कॉग्निजेबल केस जो है, बराबर है. अब उसके आगे क्या बोला है? इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड लाइक एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, यूज द वर्ड एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस. क्योंकि बहुत बार क्या होता है, कोई ऑफिसर्स जो है उनको अगर किसी के साथ अगर प्रॉब्लम है, कोई दुश्मनी अगर निकालना है, तो वो क्या करेंगे, नॉर्मल केस को भी एज अ कॉग्निजेबल केस प्रेजेंट करेंगे और फिर वो उसको अरेस्ट करेंगे विदाउट वारंट, और फिर 2-3 महीना 6 महीना जितना भी टाइम है वो बेचारा पुलिस कस्टडी में रहेगा. ज़्यादा सीरियस क्राइम नहीं किया रहेगा फिर भी. सो अभी का जो रूल है उसमें क्या बोला है? एनी ऑफेंस विच कम्स अंडर दिस एक्ट. मतलब जो हम लोग का रूल बुक है ना, उसी के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है कि आप सिर्फ कॉग्निजेबल केसेस के ऊपर ही विदाउट वारंट अरेस्ट करने का पावर जो है वो इश्यू कर रहे हैं. आपने यहाँ पे बोल दिया एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, तो उसको भी चेंज करके आपको क्या मॉडिफाई करने की ज़रूरत है? कॉग्निजेबल ऑफेंस. बिकॉज जैसे पुलिस ऑफिसर्स के पावर कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, कर्टेल हो जाते हैं, वैसे ही कभी कभी ऑफिसर्स को ही एक्स्ट्रा पावर मिल जाता है जो उसको मिसयूज़ करता है. ठीक है. सो यहाँ पे आपको क्या बोला है? अब ये जो है वो ड्रैकोनियन लॉ नहीं होना चाहिए. जैसे अगर आप देखेंगे कि जब ब्रिटिशर्स जो थे ना, उनके पास जो रूल थे, लॉ थे, वो ड्रैकोनियन थे. मतलब वो टाइम पे ऐसे सर्टन रूल्स थे कि ओके, अगर कोई अगर कंप्लेन आता है और उसमें अगर इंडियन अगर इन्वॉल्व है, तो ब्रिटिश ऑफिसर गॉट द पावर टू अरेस्ट एनी इंडियन सिटीजन. मतलब तब इंडिया तो नहीं था, लेकिन कोई जो भी हम लोग के लोकल सिटीजन्स जो है उनको दे कैन अरेस्ट विदाउट अ वारंट, और चाहिए तब तक वो रख सकते हैं. एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न कि हम लोग के जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे उनको कभी भी वो अरेस्ट करते थे, कभी भी उनको जेल में लेके जाते थे. बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स थे. हर दूसरे दिन वो एक नया रूल लेके आते थे, जैसे आजकल चाइना में चल रहा है. सो ये सारे प्रॉब्लम्स जो है ना, वो आप देखो कि एग्जैक्ट जो चाइना में आज के टाइम पे जो चल रहा है ना, वैसा इंडिपेंडेंस के पहले इंडिया में चलता था ब्रिटिश गवर्नमेंट के साइड से. कि गवर्नमेंट जो बोलेगा सब कुछ कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में होगा. गवर्नमेंट मतलब ब्रिटिश क्राउन. तो वो टाइम पे ये जो पावर्स जो है ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब हार्शफुल थे ओनली फॉर इंडियंस. मतलब उनके जो सिटीजन्स थे वो अगर किसी के ऊपर रेप भी अटेम्प्ट करते हैं, वो पुलिस में जाएंगे, पुलिस जो है वो उनको सपोर्ट करेगा, कुछ पैसा ब्राइब मिलेगा, और उसके बाद वो केस जो है वो दफ़ा किया जाएगा, या फिर वो उसको नॉन सीरियस टाइप में डालेंगे और बोलेंगे कि रॉन्ग एलिगेशंस जो है वो इंडियंस के साइड से लगाया गया था, उसके बेस पे वो छूट जाएंगे. आपको अगर पता भी होगा तो वो टाइम पे अगर जो पर्सन्स जिसके ऊपर अगर इंडिया में केस हुआ है, वो पर्सन्स अगर ब्रिटिशर्स है, बराबर है, तो वो टाइम पे उनका केस का डिसीजन देने के लिए जो जजेस होंगे वो भी ब्रिटिश होंगे. इंडियन जजेस अगर होंगे तो भी वो उनका केस नहीं लड़ सकते, मतलब उनके ऊपर डिसीजन नहीं दे सकते. इतना उन्होंने अलग अलग रूल्स बनाए थे. ठीक है. और ब्रिटिश जज जो है वो इंडियंस के ऊपर डिसीजन दे सकते हैं, लेकिन अगर ब्रिटिश पर्सन है जिसके ऊपर अगर कोई रेप, मर्डर या ऐसा कुछ केस चल रहा है, तो वो टाइम पे वो केस के डिसीजन देने के लिए जो जज होगा वो कंपलसरी ब्रिटिश होगा. ये सारे रूल्स, ये सारे प्रोसीजर्स धीरे धीरे आए थे. तो हम लोग वही बोल रहे हैं कि वो जो हैंगओवर था ना, वो आज भी बहुत सारे लोकेशंस पे आपको मिलता है. वो जो आदत था ना, वो जो बुरा आदत था, वो आज भी बहुत सारे लोकेशंस पे आपको मिलता है. पुलिस ऑफिसर्स में दिखता है बहुत बार, सॉरी टू से दिस, लेकिन जुडिशरी में भी मिलता है. आपको सिटी लेवल पे नहीं दिखेगा. जैसे जैसे आप रूरल एरियाज में जाएंगे ना, वहाँ पे आपको ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिलते हैं. तो वही हम लोग चेक्स एंड बैलेंसेस यहाँ पे अभी डिस्कस करने वाले हैं.
सो अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्या बोला है, चेक्स एंड बैलेंस अगेंस्ट आर्बिटरी अरेस्ट। आर्बिटरी अरेस्ट मतलब आपको अगर किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम है, या आपका कोई एक पुलिस ऑफिसर्स के साथ में अच्छा है, आप एक रेप्यूटेड आदमी है, आप कोई पॉलिटिशियंस है या कोई एक बड़े बिजनेसमैन है, तो आपने पुलिस को कुछ ब्राइब या कुछ दिया, और उसके बेस के ऊपर पुलिस ने एक छोटा सा कुछ, जैसे आप समझो कि आपने एक सिग्नल क्रॉस किया या ऐसा कुछ किया है, और उसको एक बड़ा सा केस बना के अरेस्ट कर लिया किसी को। ठीक है, आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया, तो आपका एक नॉर्मल झगड़ा हुआ है और वो उसको अटेम्प्ट टू मर्डर केस बना के अरेस्ट कर लिया। ठीक है, तो ऐसा बहुत कुछ हो सकता है। सो यहाँ पे क्या बोला, एज पर द डिबेट सेक्शन 80, it is important to check that whether the checks are arbitrary arrest are reasonable or not। बिकॉज अगर आर्बिटरी अरेस्ट अगर रीजनेबल हो गए तो ये फिर तो ब्रिटिश टाइम के जो ड्रैकोनियन लॉ थे वैसा ही हो जाएगा कि ब्रिटिशर्स आके किसी को भी जो उनका बात नहीं सुनता था उनको आके अरेस्ट करते थे, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल जेल में रखते थे। तो क्या हो गया, अभी उनका एक खौफ बन गया था कि अगर आप उनके अगेंस्ट कुछ बोलेंगे या उनकी बात नहीं सुनेंगे तो वही होगा। अब आप देख लो कि जैकोमा जो है चाइना का सबसे रिचेस्ट पर्सन था, उसने चाइनीज गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोल दिया। अब वो जो चाइना जो है वो कम्युनिस्ट कंट्री है, सब कुछ गवर्नमेंट के साइड अंडर कंट्रोल में ही चलता है। अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर कोई कुछ बोलता है तो आप देखो कि ये दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। रिमेम्बर, चाइना में जो कम्युनिस्ट पार्टी है ना, मोस्ट ऑफ जो बिजनेसेस है वो वही चलाते हैं। आर्मी जो है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के अंदर आता है, और ज़्यादातर कंपनीज जो है वो आर्मी के कंट्रोल में आते हैं, मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रॉफिट जो है वो आर्मी के पास जाता है। आप देख लो कि बहुत सारे लोकेशंस पे 5G ट्रायल्स जो चाइनीज़ कंपनी के थ्रू होने वाले थे, वावे करके जो कंपनी था, तो वो हम लोगों ने रोक दिए। उसका रीज़न क्या था कि वावे वाला जो कंपनी है उसकी जो मेन CEO जो है वो कहीं ना कहीं आर्मी के जो ऑफिसर्स थे उसी के रिलेशन में आ रहे थे। उसकी वजह से US ने और इंडिया ने भी वावे के जो 5G ट्रायल्स चालू होने वाले थे वो रोक दिए। बिकॉज अगर 5G ट्रायल्स अगर होंगे, मतलब 4G के जगह पे लोग 5G यूज़ करना चालू करेंगे, तो जो जो लोग 5G यूज़ कर रहे हैं उनका सारा इन्फॉर्मेशन, उनका ट्रैकिंग, वो क्या कर रहे हैं, उनके सारे एक्टिविटीज़ जो है वो डायरेक्टली चाइना के हाथ में रहेंगे। मतलब एक कंट्री के बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन कोई दूसरे कंट्री के आर्मी के पास हो गए, और वो भी वो कंट्री जिसके साथ में हम लोग के बहुत ज़्यादा अभी प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस चल रहे हैं। और ना भी चलते रहेंगे तो भी हम लोग अपने सिटीजन्स, या आप देखो कि अगर अपने यहाँ के पुलिस ऑफिसर्स भी अगर 5G यूज़ कर रहे हैं तो उनके भी डिटेल्स जो है वो अगर उनके पास जाएंगे देन दैट इज़ अ प्रॉब्लम फॉर अस। और ये सेम चीज़ देखो, आपको बेस्ट एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो वही है, आपने कभी ऐसा सुना नहीं रहेगा एक भी चाइनीज सिटीजन के पास से कि वो अपने कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट कुछ भी बोले, कितना भी बड़ा होने दो फिर भी वो कभी ऐसा नहीं होता। अभी जो लॉकडाउन चल रहा था वो टाइम पे अगर आप देखेंगे कि उन्होंने जो बहुत बड़े डैम बना के रखे, और उसके बाद बहुत ज़्यादा जो बारिश हो गया और उसकी वजह से वो डैम ओवरफ्लो हो गए, तो उन्होंने क्या किया, वो डैम के जो पानी जो था वो अपने साइड के जो गांव थे वहां पे छोड़ दिया, सो दैट बड़े बिजनेसेस जो सिटी में जो थे उसको बचा सके। बिकॉज वो जो बड़े बिजनेस जो है दैट इज़ द बैकबोन ऑफ द चाइनीज गवर्नमेंट, वहाँ से उनका मेन रेवेन्यू, वहाँ से उनका मेन प्रॉफिट आता है। और जो जी जिनपिंग जो प्रेसिडेंट जो है उसने ये बोला कि हम लोगों के विलेजेस जो है, मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने ये सेक्रीफाइस दिया हम लोगों का कंट्री का बैकबोन बचाने के लिए। उनसे उन्होंने कभी पूछा नहीं था। ठीक है, डायरेक्टली वो पानी जो है वो वहां पे डाइवर्ट किया, और बहुत सारे विलेजर्स जो है वो गायब हो गए, मर गए। उनको हेल्प करने के लिए कोई चाइनीज साइड से ज़्यादा कोई लोग नहीं है, सो इतना बुरा हालत है उसके सामने। जैकोमा अगर आपने देखा रहेगा, अलीबाबा जो जैसे इंडिया में अमेजोन है, अमेजोन इतना बड़ा ब्रांड है, वैसा ही चाइना में अलीबाबा जो चलाता है जैकोमा, दैट इज द रिचेस्ट पर्सन वर्ल्ड में, उसका नाम नंबर आता है। और प्रॉब्लम ये था कि चाइनीज गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा जो पैसा जो है वो ये पर्सन के पास जा रहा है, और अगर ऐसा होते गया तो धीरे धीरे गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है वो बड़े इंडस्ट्रीज पे से निकल जाएगा, और ऐसे बड़े लोग जो है वो रूल करने लगेंगे, तो हम लोगों का कम्युनिस्ट पार्टी का जो पावर जो है वो कम हो जाएगा।
और अगेन वो एक चांस ढूंढ रहे थे, बिकॉज लास्ट ईयर भी उनके साथ ऐसे ही प्रॉब्लम्स चल रहे थे, और सडनली इस बार जब उन्होंने बोला कि बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट बैंक्स जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, XYZ बहुत सारे कुछ स्टेटमेंट्स दिए, और उसके बाद में अभी तक नहीं पता है कि वो गए कहाँ पे। और ऐसे पहले भी हुआ है, और ये सेम चीज़ जो है इसको आर्बिटरी अरेस्ट बोलते हैं, कि आपके अगेंस्ट, आपके गवर्नमेंट या पॉलिसीज के अगेंस्ट किसी ने कुछ बोला और आप डायरेक्टली उसको अरेस्ट कर रहे हैं या उसके ऊपर केस डाल रहे हैं। सडनली पता चला कि गवर्नमेंट एजेंसीज के साइड से इन्वेस्टिगेशन चालू हो गए, ED आ गया, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आ गया, है ना, वो कोई ना कोई अलग अलग केसेस खोल के आपके पास आ गए, तो इनडायरेक्टली आपको हरेस्ट करने का ट्राई कर रहे हैं। क्या रीज़न क्या है कि आपने उनके अगेंस्ट कुछ बोला, या आप उनके पॉलिसीज से इत्तेफाक नहीं रखते, ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वो सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं। और ये जो मेंटालिटी है, ये ब्रिटिश हैंगओवर बोलते हैं इसको हम लोग, बिकॉज ब्रिटिशर्स के टाइम पे एग्जैक्टली सेम चीज़ होता था कि इफ़ यू आर नॉट अग्रीड विद द ब्रिटिश पॉलिसीज देन दे विल डायरेक्टली स्टार्ट फ्यू केसेस अगेंस्ट यू, इन्वेस्टिगेशन होगा, डायरेक्टली आपको अरेस्ट किया जाएगा, आपके फैमिली को अननेसेसरीली हरेस किया जाएगा, आपका जो पर्सनल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग्स जो है उसको वो सीज कर लेंगे, तो आप और आपका फैमिली डायरेक्ट रोड पे आ जाएगा, ऐसा हालत हो जाता है। तो सिक्योरिटीज गिवन बाय द लेजिस्लेचर इन सेक्शन 80 आर द पावर ऑफ अरेस्ट विदाउट वारंट इज गिवन इन हाई रैंक ऑफिसर्स। अब देखो हम लोग क्या बोल रहे हैं, आर्बिट्ररी अरेस्ट ना हो, मतलब ये सेक्शन 80 के पावर मिसयूज ना हो, इसके लिए हम लोगों ने छोटे छोटे जो ऑफिसर्स है उनको हम लोगों ने पावर नहीं दी है। DSP या उसके ऊपर के लेवल, मतलब यहाँ पे जो ऑफिसर्स जो आ रहे हैं ना, दे आर IPS ऑफिसर्स, सिविल सर्विसेज एग्जाम पास करके आने वाले जो ऑफिसर्स हैं उनको हम लोग ये पावर दे रहे हैं। या फिर बहुत सालों से कोई एक सर्विस में है और जो प्रमोट होके होके अगर DSP या उसके ऊपर के लेवल पे आए, जिनको अपना रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत प्रॉपरली पता है, उन्हीं को हम लोग ये पावर दे रहे हैं, सो दैट ये पावर का मिसयूज ना हो। फर्स्ट ये पॉइंट, ऑन बेसिस ऑफ the basis on which you are arresting a suspicion should be reasonable। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको किसी ने आके बोला, आपको लगा, और उसके साथ में आपको वो बंदा जो है वो स्टार्टिंग से देखने में अगर प्रॉपर नहीं लग रहा था तो आपने उसको अरेस्ट कर लिया। द पावर ऑफ अरेस्ट इज गिवन टू हाई रैंक ऑफिसर्स दैट आर नॉट बिलो DSP। इट इज आर्ग्यूड दैट दिस प्रोटेक्शन इज रूड and not commendable in nature. It is observed that police officer not below DSP would fairly use the power of arrest without a warrant। मतलब आप क्या बोल रहे हैं, DSP के नीचे के जो ऑफिसर्स हैं उनको अगर आप पावर दोगे तो दे माइट मिसयूज दिस पावर, लेकिन DSP या उसके ऊपर के ऑफिसर्स जो है वो ये पावर को मिसयूज नहीं करेंगे। बराबर है, ये हम लोग बोलने की ट्राई कर रहे हैं। सो अब ये करेक्ट है क्या? दिस इज द डिबेट विच इज गोइंग ऑन। It is also said that the DSP of inspector from the same police force share the same morals and मतलब जो इंस्पेक्टर जो आ रहा है वो भी वही पुलिस अकेडमी से आ रहा है जहाँ से DSP आ रहा है, तो उनको भी वही ट्रेनिंग मिला है, उनको भी वही सेम एथिक्स सिखाए गए हैं जो DSP को सिखाया गया है। तो अगर आप DSP को पावर दे रहे हैं और इंस्पेक्टर लेवल के जो ऑफिसर्स हैं उनको नहीं दे रहे हैं, मतलब ये तो इनजस्टिस हो गया कि इंस्पेक्टर कोई केस को इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाएंगे। कोई सीरियस केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन चलाने के लिए हमेशा उनको अपने सुपीरियर की ज़रूरत होगी, वो खुद से एक्शन नहीं ले सकते। अगर किसी ने आके FIR रजिस्टर भी किया और जब तक उनके ऑफिस में वो केस को टेक ओवर करने के लिए कोई बड़ा ऑफिसर इंचार्ज नहीं आता है, तब तक FIR लिखने के बाद भी आप एक्शन नहीं ले सकते। दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम ना। आपको किसी को विदाउट वारंट अरेस्ट करना था, वो अभी पब्लिक प्लेस पे था, इंस्पेक्टर को पता है, लेकिन इंस्पेक्टर के पास सेक्शन 80 के पावर्स नहीं है, तो जब तक DSP या उसके ऊपर का कोई ऑफिसर आया तब तक में वो पर्सन पब्लिक प्लेस से कहीं तो और चले गया, उसको पता चल गया। तो अब DSP आया, उसने देखा, उसने बोला कि हाँ ठीक है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, हम लोग जाके वो पर्सन को अरेस्ट करते हैं, लेकिन वो है कहाँ पे, है ना। या फिर जो एविडेंसेस आपने दिए थे वो तब तक उसने वाइप आउट कर दिए जब तक DSP या उसके बड़े लेवल का कोई ऑफिसर आएगा। सो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, द ग्रांट पावर ऑफ अरेस्ट टू हाई रैंक ऑफिसर enhance the credibility when compared to exercise of the same power by sub inspector or any other low rank officer, but this protection is not enough, there need of more protection। इससे ज़्यादा प्रोटेक्शंस की ज़रूरत है, बराबर है। सो वो प्रोटेक्शंस क्या है वो देखते हैं। नाउ other different characteristics of cyber criminality are the technology। With the advanced technology, cybercrime are also growing
and it is impossible to high rank officer to keep himself updated with the technology. अब देखो कि हर कोई एक डीएसपी या उसके बड़े ऑफिसर लेवल के जो लोग हैं उन्हीं को हम लोग ये हाई टेक्नोलॉजी के साथ में हम लोग उनको अपग्रेड करें, उन्हीं को इन्वेस्टिगेशन आए, ऐसा ज़रूरी नहीं है. हम लोग आईटी सेल में इंस्पेक्टर लेवल के ऑफिसर्स को भी हम लोग ट्रेन कर सकते हैं, बराबर है, आईटी ऑफिसर्स को. अब उनको हम लोगों ने ट्रेन किया, उनको टेक्नोलॉजी के बारे में पूरा पता है. ये जो डीएसपी लेवल के ऑफिसर्स हैं वो नए टाइप के क्राइम्स के बारे में ज़्यादा अवेयर नहीं है, बिकॉज ये तो बहुत एक्सपीरियंस ऑफिसर्स रहेंगे ना, और एज वाले भी हो सकते हैं सपोज. तो आप देखो कि हम लोग के पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स है, दे आर नॉट दैट टेक फ्रेंडली. एक चीज़ कुछ उनको सिखाया और उसके बाद आप नया कुछ सिखाने जाएंगे, इट टेक्स टाइम. अब उसके जगह पे अगर हम लोग के जैसे कोई एक ऑफिसर अगर वहाँ पे अपॉइंट हुए है जो अभी अभी आईटी का एक डिग्री पास आउट किया है उन्होंने, और उनको आप इमीडिएटली ट्रेनिंग दे रहे हो, तो वो बहुत चीज़ें बहुत जल्दी से सीख जाएंगे, और उनके पास अगर केस आएगा तो वो बहुत जल्दी से समझ पाएंगे और एक्शन ले पाएंगे. लेकिन अब बोल रहे हो कि नहीं, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन जो चलेगा वो एक हायर ऑफिसर करेगा, अरेस्ट भी वही करेगा, तो ये केस जल्दी से सॉल्व होने ही नहीं है देन. सो यहाँ पे क्या बोला है, द इंफ्रास्ट्रक्चर टू डील विद द ट्रेडिशनल क्राइम इज नॉट सफिशिएंट, सो इट शुड बी सूटेबल टेलर्ड. बट टेलर्ड का मतलब क्या है, आपको उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, अभी के ट्रेंड के हिसाब से आपको इसको टेलर करना पड़ेगा. इसमें कुछ चीज़ें हटाने पड़ेंगे, कुछ चीज़ें ऐड करने पड़ेंगे, बराबर है, क्योंकि दिस इज़ द मेन चैलेंज ऑफ टुडेज साइबर क्राइम. क्योंकि इतने सिंपल क्राइम कोई नहीं हो रहे कि मैं आके बोलूँगा कि हाँ चलो हैकिंग हो गया, ये हो गया, वो हो गया. कभी कभी क्राइम क्या हुआ है ना, वो समझने के लिए ही आपके पास आईटी स्किल्स होनी चाहिए, अदरवाइज आप वो क्राइम समझ भी नहीं पाएंगे. जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि रैंसमवेयर अटैक हुआ, मेरा कंप्यूटर लॉक हो गया, मेरा कंप्यूटर किसी ने हैक किया, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या है, आपके कंप्यूटर में जो डेटा है उसको किसी ने एनक्रिप्ट किया हुआ है. अब वो एनक्रिप्ट कैसे किया है, अगर वो प्रॉब्लम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साइड से है या किसी दूसरे पर्सन ने किया हुआ है, तो बहुत बार वो क्राइम कैसे हुआ है, कौन से कैटेगरी में आएगा. अब आपका कंप्यूटर हैक हुआ है नहीं हुआ है वो समझने के लिए भी हम लोग को प्रॉब्लम लगेगा, क्योंकि आपका डेटा, बहुत बार ये होता है कि हम लोग के जो हैकर्स जो होते हैं वो दे आर द पैसिव हैकर्स, मतलब वो एक्टिवली आपके कंप्यूटर में कुछ चेंजेस नहीं कर रहे हैं. तो अगर चेंजेस नहीं कर रहे तो हाउ यू आर गोइंग टू प्रूव कि वो हैक हुआ है. अब हम लोग हैकिंग प्रूव कब कर पाएंगे, उसको कॉग्निजेबल कैटेगरी में कब डाल पाएंगे, जब वो एक्टिव हैकिंग होगा. अगर पैसिव हैकिंग है, मतलब मैं सिर्फ आपके एक्शंस को मॉनिटर कर रहा हूँ, आपके कंप्यूटर में एक माइन्यूट चेंजेस भी मैंने नहीं किया है, देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव कि वो हैकिंग है. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, कपल द हाई रैंक ऑफिसर इन्वेस्टिगेटिंग स्किल्स with technology expertise of an IT professional to make investigation effective under the IT Act and to prevent arbitrary arrest of innocents. सो हम लोग के पास डीएसपी लेवल के ऐसे नहीं है कि अगर आपके एक पुलिस स्टेशन में अगर 20 ऑफिसर्स है तो उसमें से 10 डीएसपी होंगे, ऐसा नहीं है. गिन के 1 2 या 3 होंगे, दो होंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते. तो 2 ऑफिसर्स 10 अगर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है तो हर जगह पे तो भाग नहीं सकते. तो इसके लिए आपको ये पावर को भी कहीं ना कहीं इंस्पेक्टर लेवल के ऑफिसर्स को भी देना पड़ेगा, मतलब डीएसपी के बिलो रैंक के जो ऑफिसर्स हैं उनको भी यहाँ पे इन्वॉल्व करना पड़ेगा. इट मे हैपन ड्यू टू द इनविजिबिलिटी ऑफ साइबर क्रिमिनल दैट समटाइम्स एन इनोसेंट मे फॉल इनटू द नेट ऑफ डीएसपी. मतलब जो अगर ज़्यादा टेक्निकल पर्सन नहीं है, उसको क्या बोला कि ये पर्सन है जिसके साइबर कैफे से ये क्राइम हुआ है, या उसका वाईफाई यूज़ करके ऐसा कुछ क्राइम हुआ है. तो अब डीएसपी जो है वो ये नहीं देख रहा है कि वो क्राइम करने के लिए आईपी एड्रेस तो ये वाईफाई का है, लेकिन एग्जैक्टली उसके मशीन में वो लॉग फाइल्स है क्या जिससे आप प्रूव कर सको कि ये ही पर्सन ने किया हुआ है वो. तो कोई दूसरा उसका वाईफाई यूज़ करके गया वो, और जो हम लोग का ऑफिसर जो था उसको ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो उसने कोई एक इनोसेंट को ही पकड़ के रखा है. सो दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम. देन लॉ मेकर हैव ऑल्सो नॉट लिस्टेड आउट मैनी साइबर क्राइम्स इन IT एक्ट, जो आज के टाइम पे पॉसिबल है, और वही हम लोग टाइम टू टाइम अपडेट करते हैं. इतने अमेंडमेंट्स करने के बाद भी बहुत सारे टाइप के ऐसे क्राइम्स है जो अब तक उसमें लिस्ट आउट नहीं है. जैसे अगर मैं आपको बोलता हूँ ये जो रैंसमवेयर अटैक हुआ था, ऐसा अगर पूरा बड़ा सा अगर अटैक होता है तो उसको हम लोग कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे, ये सारे प्रोसीजर्स आप देख लो कि कोई एक न्यूज़ में अगर आपने सुना रहेगा कि रैंसमवेयर अटैक के अगेंस्ट कोई एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ था, नहीं हुआ है.
गेटिंग? क्यों नहीं हुआ है? बिकॉज किसी ने केस फाइल नहीं किया है। अगर केस फाइल भी किया है तो कहाँ से इन्वेस्टिगेशन करना है वो पता नहीं है। सो मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो यहाँ पे प्रॉपर है ही नहीं। ईमेल अब्यूज़, ऑनलाइन फ्रॉड्स, हाँ इसके लिए, अगर इसके लिए होता तो भी आप देखो कि जो क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स होते हैं, जैसे आपने वो जमतारा सीरीज देखा रहेगा कि झारखंड के एक गांव खेड़े के में बैठे हुए अनपढ़ बच्चे मुंबई, दिल्ली, पंजाब, यहाँ के जो सिटी में रहने वाले जो लोग हैं उनका क्रेडिट कार्ड का डिटेल मिसयूज़ कर रहे हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि उनके पास वो क्रेडिट कार्ड का डिटेल आ कहाँ से रहा है? कोई ना कोई क्रेडिट कार्ड कंपनी उनको प्रोवाइड कर रही है ना वो डिटेल। अब वो कंपनी उनको क्रेडिट कार्ड डिटेल प्रोवाइड कर रही है और उसके बाद में अगर वो कोई ऐसा एक्शन ले रहे हैं, फिर भी लोग जब कंप्लेंट फाइल करते हैं तो वहाँ पे जमतारा में जाके आप वो लोगों को अरेस्ट नहीं कर रहे, वो लोग अपना गाड़ी बंगला बसा रहे। सो दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम ना। दैट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। देख लो कि साइबर क्राइम हो रहा है लेकिन उसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करने के वाला, सुनने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। आज भी आप देख लो कि अगर आपको बैंक के साइड से मैसेजेस आते हैं कि कोई अगर आपको अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के डिटेल पूछता है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगता है तो शेयर मत करो। लेकिन कहीं पे ऐसा नहीं आता है कि अगर कोई ऐसा कॉल करता है तो आप यहाँ पे आके कंप्लेंट फाइल करो, नहीं है वो। So that means there are in IT Act also there are provisions which are missing. Still it is missing. And that's why आप देखो कि बहुत बार हम लोगों को SMS आता है कि भाई आपका नंबर जो है वो 10 करोड़, 1 करोड़, 5 करोड़ जीत गया है, आप ये नंबर पे आप कॉल करो। देन वहाँ पे कोई आपको बोलेगा कि ओके आप ये अकाउंट में इतना पैसा डिपॉजिट कर दो एज ए सिक्योरिटी और उसके बाद हम लोग आपके अकाउंट में इतना पैसा डाल देंगे। पुराना ट्रिक है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसमें फंस जाते हैं और उनको लॉस होता है और उसके अगेंस्ट हम लोग अभी भी प्रॉपरली केस फाइल नहीं कर पाते। क्यों? बिकॉज सारे प्रोविजन, सारे टाइप के जो क्राइम्स जो है वो अभी भी मेंशन नहीं किए गए। और ये क्राइम्स को आप बना सकते हो, आप इसको साइबर फ्रॉड बना सकते हैं, बराबर है। तो हम लोग के पास अगर प्रॉपर ऑफिसर अगर रहेगा तो उसको साइबर क्राइम बोल के भी उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, थोड़े बहुत अगर हम लोग अपने रूल में या लॉ में मॉडिफिकेशन डालें तो। सो इसके लिए हम लोग के पास हाईली ट्रेंड ऑफिसर्स होने की ज़रूरत है जो अभी यहाँ पे मिसिंग है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि ये सारे जो प्रॉब्लम्स है वो आज भी हम लोगों को फेस करने पड़ते हैं। और उसके साथ में अगर आप देखेंगे बहुत सारे जो फ्रॉड्स जो होते हैं ना और ईमेल अब्यूज़ जो होते हैं वो डायरेक्टली IT एक्ट के अंदर जब अगर हम लोग उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले पाते हैं तो वो टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, इंडियन पीनल कोड का हेल्प लेते हैं। इंडियन पीनल कोड IPC, I'll give you a short description about IPC, इंडियन पीनल कोड। अब देखो ये 1860s में बना है, मतलब हम लोगों का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है ना वो मंगल पांडे टाइप का हम लोग बोलते हैं। तो मंगल पांडे जो है 1857 में वो गन यूज़ नहीं करेंगे, उसके ऊपर पता है ब्रिटिशर्स ने नए गन्स लाए थे तो हिंदू को बोला गया था कि उसके ऊपर गाय का चर्बी लगाया, मुस्लिम को बोला गया था कि उसके ऊपर डुक्कर का चर्बी लगाया। सो बोथ द थिंग्स आर लाइक गाय हिंदू के लिए पवित्र है, डुक्कर मुस्लिम के लिए हराम है। सो दोनों उसको यूज़ करने के लिए रेडी नहीं थे। देन मंगल पांडे जो ब्राह्मण था उसने भी ये यूज़ करने से मना किया था, उसका पब्लिक एग्जीक्यूशन टाइप हो गया, सबके सामने फांसी दे दिया उसको। वायलेंस इरप्ट और उसके बाद में बहुत सारे हर जगह से वायलेंस होने लगे। साउथ इंडिया छोड़ के हम लोग का नॉर्थ इंडिया जो है वो पूरा उसमें इन्वॉल्व था, ईस्ट इंडिया भी नहीं था। सो मेनली जो वायलेंस जो इरप्ट हुए थे वो दिल्ली और वहाँ पे ही मेन लोकेशंस से थे जब वो जो पॉलिटिकली ज़्यादा इन्वॉल्व थे वो टाइम पे। तो उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी जो था उसने ये सब कुछ किया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा के ब्रिटिश क्राउन यहाँ पे आ गया, मतलब डायरेक्टली ब्रिटेन में ब्रिटिश गवर्नमेंट जैसा गवर्नमेंट चला रहा था उसका एक कार्बन कॉपी इंडिया में अलाउ करने वाले थे हम लोग। तो जब ब्रिटिश के ऑफिसर्स उनके साइड से कोई प्राइम मिनिस्टर अगर इंडिया में अपॉइंट होता है तो उन्होंने नोटिस किया कि यहाँ पे अगर मुस्लिम जो है तो मुस्लिम के रिलीजियस हेड जो है वो डिफाइन करते हैं कि उसको क्या सज़ा होगा। अगर कोई क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन के जो रिलीजियस हेड है वो डिफाइन करेंगे उनके रिलीजियस टेक्स्ट को देखते हुए। अगर हिंदू है तो हिंदू के रिलीजियस टेक्स्ट में चोरी का क्या पनिशमेंट दिया है, किसी के साथ रेप करने का क्या पनिशमेंट दिया है, मर्डर का क्या पनिशमेंट दिया है। सो इट मीन्स हर किसी को अपने रिलीजन के हिसाब से अलग अलग पनिशमेंट होता था, किसी के लिए कॉमन रूल बुक या कॉमन पनिशमेंट्स नहीं थे।
तो वो टाइम का जो ब्रिटिश हेड थे उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने अलग अलग रिलीजियस हेड को बुलाया और उन्होंने बोला कि आपके रिलीजन में जो जो पनिशमेंट दिया गया है अलग अलग क्राइम के बारे में वो हम लोगों को लिस्ट आउट करके दो। तो मुस्लिम ने अपने हिसाब से अलग अलग पनिशमेंट लिस्ट आउट करके दिए, सेम वे क्रिश्चियन ने, पारसी ने, देन जो हम लोगों के मुस्लिम थे उन्होंने दिए, हिंदू ने दिए, सब ने वैसा दिया। और वो सारे जो अलग अलग रिलीजन के जो उनके रूल बुक के हिसाब से जो पनिशमेंट्स थे उनको उन्होंने एक सिंपल कोड बुक में डिफाइन किया, बराबर। तो वो टाइम पे जो ब्रिटिश ऑफिसर जो थे, ब्रिटिश क्राउन ने अपॉइंट किए हुए, उन्होंने अलग अलग रिलीजियस हेड को बुलाया, उनको बोला कि आपके रिलीजन में क्या रूल्स लिखे हुए हैं, क्या पनिशमेंट लिखे हुए हैं, वो आप लिस्ट आउट करो। सारे रिलीजन के पनिशमेंट्स को उन्होंने लिस्ट आउट किया और एक कॉमन रूल बुक बना दिया, एक कॉमन एक रूल्स बना दिए, दैट इज इंडियन पिनल कोड। तो अभी अगर कोई भी अगर रिलीजन का पर्सन रहेगा उसको एक कॉमन बेसिस के ऊपर ही हम लोग पनिशमेंट्स दे रहे थे। ये आईपीसी हो गया। ओके, सो आई होप आईपीसी जो है वो क्लियर है सबके लिए। तो यहाँ पे क्या बोला है, अब आईपीसी के अंदर स्टार्टिंग से ही बहुत सारे ऐसे क्राइम्स जो है वो हम लोगों ने लिस्ट आउट किए हुए हैं। सो अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव ऑनलाइन फ्रॉड, ईमेल अब्यूज़ या कुछ भी है जो अगर आईटी एक्ट के अंदर डिफाइंड नहीं है तो आपको उसके प्रोविजंस जो है ना वो कहीं ना कहीं आपको आईपीसी में मिल जाएंगे। तो अगर आईटी एक्ट के बेस के ऊपर जब अगर हम लोग कोई एक केस फाइल नहीं कर पाते तो वो टाइम पे हम लोग आईपीसी के बेस के ऊपर वो सेम केस फाइल करते हैं। द साइबर क्राइम विच आर नॉट कवर्ड बाय एन आईटी एक्ट शुड ऑल्सो बी गेट इन्वेस्टिगेटेड बाय द हाई रैंक ऑफिसर विद द हेल्प ऑफ आईटी एक्सपर्ट। अगर आईटी एक्ट में नहीं है तो भी आईटी ऑफिसर्स का हेल्प लो और आईपीसी के बेस के ऊपर हम लोग वो केस फाइल करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट साइबर क्राइम्स विच आर नॉट कवर्ड इन आईटी एक्ट एंड देन सूटेबल अमेंडमेंट शुड बी मेड। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले तो देख लो कि कौन से टाइप के साइबर क्राइम अभी भी आईटी एक्ट के अंदर नहीं है, तो आप सबसे पहले वो ढूंढो, वैसे क्राइम्स को आईटी एक्ट में ऐड करो सो दैट नेक्स्ट टाइम हम लोग आईपीसी के थ्रू केस फाइल करने की जगह पे डायरेक्टली आईटी एक्ट के थ्रू ही केस फाइल कर सके, क्योंकि वो साइबर क्राइम है। तो मोस्ट ऑफ साइबर क्राइम जो है वो सारे एक अम्ब्रेला, एक छतरी के अंदर आने चाहिए, दैट इज आईटी एक्ट। एंड पुलिस शुड रिक्रूट ज़्यादा आईटी ऑफिसर्स। मतलब अभी के टाइम पे बहुत सारे हम लोगों के जो आईटी ग्रेजुएट्स होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स होते हैं, ऐसे लोगों को लो, उनको ट्रेन करो, बराबर है, और उनको डायरेक्टली आईटी ऑफिसर्स बनाओ इंस्टेड ऑफ जो पहले से सालों से ऑफिसर्स। आप देख लो कि हम लोग के पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, बहुत बार उनको व्हाट्सएप या फेसबुक प्रॉपर चलाने नहीं आता है, अपने स्मार्टफोन्स के बारे में उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं रहता है। ऐसे ऑफिसर्स को अगर आप ज़बरदस्ती ट्रेन भी कर रहे हो ना तो वो अपने ड्यूटी है कर रहे हैं तो करेंगे, वो हिसाब से वो ट्रेनिंग जो मिलता है उसको समझते हैं, लेकिन वो अपने साइड से कुछ एफर्ट्स नहीं लेते हैं। मतलब आपने उनको ट्रेनिंग दिया तो भी वो अपने साइड से इतने एफर्ट्स नहीं लेंगे। अभी अगर कोई एक ऑफिसर है, उसके गिन के ड्यूटी के 5 साल बचे, 6 साल बचे, उसने पूरे ज़िंदगी ऐसे कोई नए टेक्नोलॉजी सीख के कुछ मेहनत नहीं किया, आप उसके वो डायरेक्टली नए टेक्नोलॉजी सिखा रहे जिसमें उसको ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, अपना ड्यूटी है उसके लिए वो कर लेगा, लेकिन उसको क्या पता है 5 साल ही निकालना है ना, ठीक है भाई जो सिखा रहे सीख लो, थोड़ा कुछ अगर आता है केस ऐसा कुछ आता है उतना करो, नहीं आता है तो छोड़ दो। सो मतलब अगर प्रॉपरली ट्रेंड ऑफिसर्स नहीं रहेंगे तो वो टाइम पे कोई केस जल्दी से सॉल्व भी नहीं होगा, आधे केस ऐसे ही चले जाएंगे। तो एग्जिस्टिंग ऑफिसर को ट्रेनिंग देने से बेटर है कि आप नए आईटी ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स बहुत सारे, उनको उठा के ऑफिसर बनाओ, उनको ट्रेनिंग दो, वो बेटर वे में एक्शन ले पाएंगे। अगर हम लोगों के कोई ग्रेजुएट्स जो है जिन्होंने ऐसी चीज़ों पे काम किया हुआ है या वो डे टू डे अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहे हैं, तो उनको पता है कि कौन से प्लेटफॉर्म पे क्या फंक्शंस है, कौन से प्लेटफॉर्म पे कौन से फंक्शन मिसयूज़ हो रहा है, और अगर कोई आके कंप्लेंट फाइल करता है तो वो ऐसे टेक्नोलॉजी के साथ में हमेशा लिंक्ड है ना। देन अनदर अटैक डन बाय द क्रिटिक्स अगेंस्ट सेक्शन 80 इज अगेंस्ट द वर्ड आएगा रीजनेबली इज सस्पेक्टेड। तो अभी कौन से बेसिस पे आप बोलेंगे कि रीजनेबल ग्राउंड है? हर किसी के हिसाब से मैं बोलूँगा कि ओके अगर मेरे पास इतना एविडेंस है ये पर्सन के अगेंस्ट, सो आई विल से कि मेरे पास रीजनेबल ग्राउंड था, इसके लिए मैंने जाके उसको अरेस्ट किया।
दूसरा बोलेगा कि नहीं इतने एविडेंसेस थे तो ये रीजनेबल ग्राउंड नहीं हो सकता। तो मतलब सर्टन वर्ड्स जो है ना वो क्लियरली डिफाइंड ही नहीं है रूल या लॉ के अंदर। तो हर कोई उसको अपने वे में इंटरप्रेट करके प्रेजेंट करता है और उसके बेस के ऊपर केस फाइल करता है कि वो पावर को मिसयूज करता है। सो इसके लिए अगेन यहाँ पे अगर आप देखेंगे द क्रिटिक थिंग्स दैट इट मे बी पॉसिबल दैट द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मे मिसयूज दिस वर्ड दैट इज अ रीजनेबल वन। तो रीजनेबल वर्ड का मतलब या उसका लिमिट जो है वो कहीं पर डिफाइंड नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि हाँ मेरे पास एक एविडेंस है दैट इज रीजनेबल टू अरेस्ट समवन। दूसरा बोलेगा कि नहीं सिर्फ एक ही एविडेंस है दैट इज नॉट रीजनेबल टू अरेस्ट, मैं अरेस्ट नहीं करूंगा। सो सपोज कि अगर कोई पावरफुल पर्सन है उसके अगेंस्ट एक ही एविडेंस है, मैं बोलूंगा कि नहीं मैं अरेस्ट नहीं करूंगा। कोई एक नॉर्मल सिटीजन है उसके अगेंस्ट एक ही एविडेंस है, मैं बोलूंगा दिस इज रीजनेबल ग्राउंड टू अरेस्ट दैट सिटीजन, चलो जाके पकड़ते हैं उसको। सो हर कोई है ना अपने वे में डिफाइन करेगा। सो वही यहाँ पे दिया है। बट अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 पुलिस इन्वेस्टिगेशन और अरेस्ट कैन बी इनिशिएटेड ओनली, क्या बोला है यहाँ पे, क्रेडिबल बेसिस होना चाहिए। कहीं ना कहीं स्पेलिंग मिस्टेक्स है इसमें। सो देर इज सम क्रेडिबल बेसिस और मटेरियल। सो क्रेडिबल बेसिस मतलब कि हाँ एफआईआर रजिस्टर करने का प्रोसीजर बताया, उसके बेस के ऊपर इतने एविडेंस मिले जिसके बेस के ऊपर लगता है कि हाँ इसने ऐसा कुछ क्राइम किया रहेगा। सो उसके बेस के ऊपर ही देन हम लोग जाके उसके ऊपर अरेस्ट उसके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट ले सकते हैं या फिर हम लोग डायरेक्टली उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस कंसिडर करके अरेस्ट कर सकते हैं। दैट्स इट। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट टाइम करते हैं। ओके कोई डाउट्स है तो पूछो। वी आर डन फॉर द डे। एनी डाउट्स एनीवन गाइस, एनी डाउट्स? हेलो, जाग रहे हैं ना सब लोग? नो सर, ओके नो नो डाउट। ओके